हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे एमपी लैंड रेवेन्यू कोड और स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 10 से। तो चैप्टर नंबर 10 का नेम है बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स, सर्वे मार्क्स। तो जो भी लैंड होता है उसमें कुछ बाउंड्रीज मार्क वगैरह बनाए जाते हैं या सर्वे मार्क बनाए जाते हैं, इससे लैंड आइडेंटिफाई हो पाए कि उसमें कितने बाउंड्रीज हैं और मतलब कहाँ से कहाँ तक किसका वो लैंड है। तो इस तरीके से तो उसका स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 124 से। सेक्शन नंबर 124 है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स ऑफ विलेज सेक्टर, सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर। तो जो भी बाउंड्रीज है ऑल विलेजेस की या सेक्टर्स की, उनको फिक्स किया जाएगा और डिमार्केट किया जाएगा किस तरीके से, परमानेंट बाउंड्री मार्क से। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है। सेकंड सबसेक्शन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी विलेज के रिस्पेक्ट में या सेक्टर के रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन इशू करके ऑर्डर कर सकते हैं कि बाउंड्रीज जो है सारे सर्वे नंबर्स का, ब्लॉक नंबर्स का, प्लॉट नंबर्स का जो है उस विलेज में या उस सेक्टर में या उस पार्ट में उसको फिक्स किया जाए या डिमार्केट किया जाए बाउंड्री मार्क से। और जो बाउंड्री मार्क्स हैं वो यहाँ पे जो होंगे वो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस होंगे जो भी यहाँ पे कंटेंट है। और जो होगा स्पेसिफिकेशन वो कंस्टिट्यूट किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा उस मैनर में जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड हो। और जो होल्डर है उस लैंड का, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि वो मेंटेन करेगा और रिपेयर करेगा उन परमानेंट बाउंड्री मार्क्स को जैसा कि उनको इरेक्ट किया गया है। फिर सेक्शन नंबर 125 है, यहाँ पे डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज बिटवीन विलेजेस, सर्वे नंबर्स एंड प्लॉट नंबर्स। तो यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं किसी भी विलेजेस, सेक्टर, सर्वे नंबर्स का, ब्लॉक नंबर्स का, प्लॉट नंबर्स का और उन बाउंड्रीज का, उनको फिक्स किया जाएगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 124 में। तो उनको मतलब नहीं, मतलब उनको जो फिक्स किया गया है जो सेक्शन 124 में, वो यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा तहसीलदार के द्वारा। और आफ्टर लोकल इंक्वायरी होगा और ऑल पर्सन जो भी इंटरेस्टेड है उसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट, अपने एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर सेक्शन 126 है यहाँ पे इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन रॉन्गफुली इन पोजीशन। तो अब देखिए कोई पर्सन अगर रॉन्गफुली उस पोजीशन में है तो उसको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसकी तीसरी बात है कि यहाँ पे वेन अ बाउंड्री हैज बीन फिक्स, जब बाउंड्री को फिक्स कर लिया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 124 में, तो जो तहसीलदार है वो यहाँ पे समरीली इजेक्ट कर सकता है ना मैनर प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब मैनर है, किसी पर्सन को जो यहाँ पे रॉन्गफुली इन पोजीशन है किसी लैंड के में, मतलब किसी लैंड में उसका रॉन्गफुल पोजीशन में है और विच हैज बीन फाउंड नॉट टू pertain टू हिज होल्डिंग, जो भी उसकी होल्डिंग में नहीं है, और टू द होल्डिंग ऑफ एनी अदर पर्सन थ्रू और अंडर whom ही क्लेम्स। तो या तो किसी अदर पर्सन के लैंड में या फिर उसने मतलब होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर जो मतलब जो वो जगह है वहां पे उस जगह में उस पर्सन ने रॉन्गफुली पोजीशन लेके रखा हुआ है, या तो किसी पर्सन, अदर पर्सन के लैंड पे, या फिर जो पर्सन है मतलब जिस भी जगह पर वो है वो उसकी होल्डिंग नहीं है, तो उस पर्सन को यहाँ पे इजेक्ट कर दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 127 है यहाँ पे डिमार्केशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री लाइंस। तो जब भी कोई होल्डर है किसी एडजॉइनिंग लैंड का, किसी विलेज में, सेक्टर में, रोड वगैरह जो है अनऑक्युपाइड लैंड का है, या जो लैंड रिजर्व है किसी कम्युनिटी के लिए, तो शैल एट हिज ओन कॉस्ट इन अ मैनर प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई भी होल्डर जो है किसी भी एडजॉइनिंग लैंड का, किसी विलेज में, किसी सेक्टर, रोड में, या किसी अनऑक्युपाइड लैंड में, या जो भी लैंड रिजर्व है कम्युनिटी के पर्पस के लिए, तो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, खुद की कॉस्ट पे जिस मैनर में प्रिस्क्राइब है उसको फिक्स करना पड़ेगा, करवाना पड़ेंगे यहाँ पे बाउंड्री मार्क्स को बिटवीन हिज लैंड और जो विलेज रोड है या सेक्टर रोड है, अनऑक्युपाइड लैंड है, या फिर जो लैंड रिजर्व है फॉर कम्युनिटी पर्पस के लिए एडजॉइन होता है जिससे। और रिपेयर एंड रिन्यू करना पड़ेगा बाउंड्री मार्क्स को फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम उसको रिपेयर और रिन्यू भी कराना पड़ेगा। और अगर वो होल्डर जो है, सबसेक्शन 2 बताता है कि अगर वो फेल हो जाता है उन बाउंड्री मार्क्स को ऐसा रिपेयर या रिन्यू करने में या फिक्स करने में, तो जो बाउंड्री मार्क्स है वो सबसेक्शन 1 में जो फिक्स करना थे, वो तहसीलदार आफ्टर सच नोटिस, मतलब उसको नोटिस देगा तहसीलदार पहले जैसा कि उनको ठीक लगता है, ही डीम्स फिट। और फिर उसके बाद वो तहसीलदार ही यहाँ पे बाउंड्री मार्क्स को फिक्स करवा देगा और जो बाउंड्री मार्क्स है उनको रिपेयर और रिन्यू कर दिया जाएगा। और एंड में रिकवर कॉस्ट इनकर्ड एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, और उसको एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू उसको
रिकवर किया जाएगा। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले उस पर्सन की, होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस जगह पे जहाँ पे वो रह रहा है, अगर वो लैंड किसी भी ज्वाइनिंग है अनऑक्यूपाइड लैंड से, रिजर्व फॉर कम्युनिटी पर्पज से या सेक्टर रूट से, तो उसको यहाँ पे खुद ही यहाँ पे बाउंड्री मार्क्स वगैरह को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाने, मतलब फिक्स कराने में या फिर रिपेयर या रिन्यू कराने में फेल हो जाता है, तो तहसीलदार उसको नोटिस देने के बाद, जैसा कि नोटिस उसको ठीक लगता है, उसके बाद वो खुद ही यहाँ पे फिक्स करवा देगा बाउंड्री मार्क्स, या रिन्यू या रिपेयर करा देगा। और उसका जो कॉस्ट आएगा उसको रिकवर करेगा एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। फिर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, विलेज रोड और सेक्टर रोड का मतलब है यहाँ पे जो रोड है, एज सच विच बियर्स एन इंडिकेटिव सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर। तो उसका मतलब होता है यहाँ पे कि कोई इंडिकेटेड नंबर या प्लॉट नंबर जो है उसको यहाँ पे विलेज रोड या सेक्टर रोड बोला जाता है, जो कि इंडिकेट करती है यहाँ पे सर्वे नंबर वगैरह को, प्लॉट नंबर को। फिर सेक्शन 128 है एनफोर्समेंट ऑफ रिपेयर ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स। तो यहाँ पे जो पटवारी है या नगर सर्वेक्षक है, वो यहाँ पे रिटर्न नोटिस देगा एवरी होल्डर को जिसकी लैंड है यहाँ पे बाउंड्री में या फिर सर्वे मार्क्स में, और वो डिफेक्टिव है, तो कॉल करेगा उनको और उनको बोलेगा कि वो प्रॉपर रिपेयर करें बिफोर फर्स्ट डे ऑफ मार्च द फॉलोइंग। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पटवारी और नगर सर्वेक्षक है वो यहाँ पे पहले नोटिस देते हैं किसी भी होल्डर को जिसके यहाँ पे बाउंड्री और सर्वे मार्क्स जो है वो डिफेक्टिव हैं, और उनको बोलते हैं कि प्रॉपर रिपेयर करा लें बिफोर फर्स्ट डे ऑफ मार्च जो भी है उस फॉलोइंग का। और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मार्च जो है उस ईयर का, मतलब इन एनी ईयर, मतलब जिस ईयर की बात हो रही है, तो जो तहसीलदार है या रेवेन्यू ऑफिसर है जो भी एम्पावर्ड है, वो डिफेक्टिव बाउंड्री या सर्वे मार्क्स को प्रॉपरली रिपेयर कराने के लिए वो रिकवर करेंगे यहाँ पे कॉस्ट उस रिपेयर की उस होल्डर से, जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल था उसको मेंटेन करने के लिए उन बाउंड्री मार्क्स को, सर्वे मार्क्स को। और उसके साथ साथ वो यहाँ पे एक पेनल्टी ले लेंगे जो कि एक्सटेंड हो सकती है 1000 रुपीज तक, फॉर एवरी बाउंड्री मार्क्स तो रिपेयर, एंड सच कॉस्ट एंड पेनल्टी शैल बी रिकवर्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 128 ये बताता है कि जो भी यहाँ पे पटवारी है, नगर सर्वेक्षक है, वो हर फर्स्ट मार्च के पहले तक एक रिटर्न नोटिस देंगे उस होल्डर को जिसके पास वो लैंड है और उनके पास वो डिफेक्टिव बाउंड्री मार्क्स, सर्वे मार्क्स वगैरह वहां पे लगाए हुए हैं, तो उनको वो रिपेयर करने के लिए नोटिस वो देंगे। अगर फर्स्ट मार्च के तक यहाँ पे ये नहीं हो पाया, तो फर्स्ट मार्च के बाद जो तहसीलदार है या रेवेन्यू ऑफिसर है जो कि एम्पावर्ड है यहाँ पे डिफेक्टिव बाउंड्री मार्क को करेक्ट वगैरह करने के लिए, मतलब करेक्शन करवाने के लिए, तो वो यहाँ पे उस मार्क्स को प्रॉपरली करेक्ट करवा देंगे, मतलब रिपेयर करवा देंगे। और फिर उसके बाद जो उसकी कॉस्ट होगी वो उससे ले लेंगे, और साथ ही साथ पेनल्टी जो कि 1000 रुपीज तक की हो सकती है वो ले लेंगे, और ये जो रिकवरी होगी ये इज द एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू हो सकती है। फिर सेक्शन 129 है डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्वे नंबर और सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर और ब्लॉक नंबर और प्लॉट नंबर। तो जो तहसीलदार है वो यहाँ पे अगर एप्लीकेशन किसी पार्टी ने की है, या रेवेन्यू इंस्पेक्टर या नगर सर्वेक्षक ने की है, तो वो यहाँ पे डिमार्केट कर देंगे बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर और सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर्स में और ब्लॉक नंबर में और किसी प्लॉट नंबर में, और कंस्ट्रक्ट कर देंगे बाउंड्री मार्क्स देयर ओन में। तो मतलब तहसीलदार क्या है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी डिस्प्यूट है, एक रेवेन्यू ऑफिसर, सॉरी रेवेन्यू इंस्पेक्टर या नगर सर्वेक्षक ने यहाँ पे अगर उनको बोला है कि डिमार्केट कर दीजिए कुछ बाउंड्रीज, सर्वे नंबर जो भी है सब डिवीजन में, या मतलब सर्वे नंबर और ब्लॉक नंबर वगैरह है, प्लॉट नंबर है, और बाउंड्री मार्क्स बना दे वहां पे, तो जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है या नगर सर्वेक्षक है, तो उनको जो यहाँ पे डिप्यूट किया गया है वो यहाँ पे आफ्टर गिविंग नोटिस टू पार्टीज, तो वो नोटिस देंगे पार्टीज को जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे, इंक्लूडिंग द नेबर लैंड होल्डर्स को, और वहां पे वो डिमार्केट कर देंगे बाउंड्रीज ऑफ अ सर्वे नंबर और सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर्स में, या फिर ब्लॉक नंबर में और प्लॉट नंबर में, जैसा भी जो होगा, और कंस्ट्रक्ट कर देंगे यहाँ पे बाउंड्री मार्क्स। और उसके बाद यहाँ पे वो सबमिट कर देंगे डिमार्केशन रिपोर्ट तहसीलदार को उस मैनर में जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड है। फिर जो डिमार्केशन रिपोर्ट होगी उसमें इंक्लूड होगा पर्टिकुलर्स ऑफ पोजेशन, कि किस किस का पोजेशन है इफ एनी ऑफ अ पर्सन अदर देन भूमि स्वामी ऑन द लैंड डिमार्केटेड।
और उस वाली रिपोर्ट में मतलब ये पूरे मेंशन होंगे, रिपोर्ट में इंक्लूड किए जाएंगे पर्टिकुलर्स की किन किन का पोजीशन है, अदर देन द भूमि स्वामी जो है, मतलब उस लैंड के जिसको डिमार्केट किया गया है। और फॉर कैरिंग आउट द डिमार्केशन द रेवेन्यू इंस्पेक्टर और नगर सर्वेक्षक में कॉल असिस्टेंस ऑफ सच एजेंसी इन सच मैनर एज वी प्रिस्क्राइब। अब जब यहाँ पे डिमार्केशन हो रहा है तो जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है या नगर सर्वेक्षक है वो यहाँ पे असिस्टेंस भी ले सकते हैं एजेंसीज की, जैसा कि मैनर में प्रिस्क्राइब्ड है। अब जैसे यहाँ पे डिमार्केशन रिपोर्ट मिल जाती है तो तहसीलदार क्या करेगा यहाँ पे, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग द पार्टीज जो भी इंटरेस्टेड हैं उनके बाद वो इंक्लूड कर, मतलब जो उनके साथ इंक्लूडिंग जो उनके नेबर लैंड होल्डर्स हैं उनके बाद वो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो डिमार्केशन रिपोर्ट आ जाती है, डिमार्केशन रिपोर्ट आने के बाद तहसीलदार क्या करते हैं, जो पार्टीज हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद, जो भी इंटरेस्टेड है या किसी नेबरिंग हुड में रहती है वहाँ पे, उनको फिर उसके बाद वो कंफर्म कर सकते हैं डिमार्केशन रिपोर्ट को और पास कर सकते हैं ऑर्डर जो भी उनको डीम्स फिट लग एज ही थिंग्स फिट, मतलब जो उनको ठीक लगता है वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। फिर कोई पार्टी अगर यहाँ पे एग्रीड है कंफर्मेशन ऑफ डिमार्केशन रिपोर्ट से जो सब सेक्शन 4 में है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती है सब डिविजनल ऑफिसर को। तो यहाँ पे याद रखिए किसको अप्लाई करेंगे, सब डिविजनल ऑफिसर को, कि वो यहाँ पे सर्टिफाइड कर दे किसी फॉलोइंग ग्राउंड के ऊपर। सबसे पहले कौन सा ग्राउंड हो सकता है कि दैट ही वाज नॉट गिवन नोटिस रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 2, कि जो सबसेक्शन 2 में उनको नोटिस दिया जाना था पार्टीज इंटरेस्टेड को, उनको वो यहाँ पे नोटिस नहीं दिया गया, या फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी गई सबसेक्शन 4 में, या फिर कोई अदर सफिशिएंट ग्राउंड होगा तो उस ग्राउंड पे बोल सकते हैं। तो प्रोवाइड दैट सच एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 45 डेज। तो 45 डेज के बाद यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कौन सी डेट से, या तो डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ डिमार्केशन रिपोर्ट से जो तहसीलदार ने की है, या फिर जो डेट उसके नॉलेज में जब वो आ पाई उससे, विच एवर लेटर, मतलब जो डेट बाद में हो, मतलब या तो उसके नॉलेज में जब आ पाया तब से 45 डेज कैलकुलेट करेंगे, या फिर जिस दिन से वो कंफर्मेशन हुआ डिमार्केशन रिपोर्ट का उस दिन से जो डेट लेटर हो, मतलब जो डेट बाद में हो उस दिन से कैलकुलेट किया जाएगा। तो 45 डेज तक वो कर सकता है। फिर सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो एडमिट कर सकता है एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5, और वो आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देगा पार्टीज को जो भी इंटरेस्टेड हैं नेबरिंग लैंड में, लैंड होल्डर्स, और यहाँ पे फिर वो इंक्वायरी करने के बाद जो भी उनको ठीक लगता है, या तो वो कंफर्म कर सकते हैं डिमार्केशन रिपोर्ट को जो कि सबमिट की गई थी सबसेक्शन 2 में, या फिर वो डिप्यूट कर सकते हैं टीम जो भी कंसिस्टिंग होगी सच पर्सन की एज मे प्रिस्क्राइब, और टू कैरी आउट डिमार्केशन वंस अगेन, कि वो यहाँ पे डिमार्केशन करें एक बार फिर से। फिर जो टीम डिप्यूट की गई है अंडर सबसेक्शन 6 में वो यहाँ पे आफ्टर गिविंग नोटिस टू द पार्टीज इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड पार्टीज को यहाँ पे नोटिस देने के बाद इंक्लूडिंग जो नेबरिंग लैंड होल्डर्स हैं डिमार्केट करेंगे यहाँ पे बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर को, ऑफ सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर और ब्लॉक नंबर और प्लॉट नंबर में, और कंस्ट्रक्ट कर देंगे यहाँ पे बाउंड्री मार्क्स देयर इन देयर ऑन, मतलब। और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट रिपोर्ट को वो सबमिट कर देंगे सब डिविजनल ऑफिसर को इन सच मैनर एज मी प्रिस्क्राइब जो होगा, और जो सब डिवीजन ऑफिसर हैं वो यहाँ पे पास कर देंगे उस ऑर्डर को जो भी उनको ठीक लगेगा। फिर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 44 एंड 44 एंड 50, नो अपील और एप्लीकेशन फॉर रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास इन द प्रोसीडिंग टेकन अंडर दिस सेक्शन। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी लिखा होगा सेक्शन 44 और 50 में, जो भी यहाँ पे इसकी कोई अपील नहीं होगी, ना ही कोई एप्लीकेशन किया जाएगा रिवीजन के लिए यहाँ पे, जो भी ऑर्डर जो है पास किए गए हैं प्रोसीडिंग टेकन की गई है इस सेक्शन में। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रूल्स बना सकती है फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय तहसीलदार इन डिमार्केटिंग बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर और सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वो रूल्स बना सकती है रेगुलेट करने के लिए प्रोसीजर की फॉलो क्या किया जाएगा तहसीलदार के द्वारा डिमार्केशन करने के लिए बाउंड्रीज को किसी सर्वे नंबर में या सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर में और ब्लॉक नंबर में प्लॉट नंबर में, और प्रिस्क्राइबिंग द नेचर जो भी है बाउंड्री मार्क्स का जो भी यूज किया जाएगा, और ऑथराइजेशन किया जाएगा लिवरी ऑफ फीस, फीस वगैरह के लिए यहाँ पे ऑथराइजेशन किया जाएगा फ्रॉम द होल्डर्स ऑफ लैंड, जो भी होल्डर्स ऑफ लैंड है, डिमार्केशन सर्वे नंबर जो है या सब डिवीजन और ब्लॉक नंबर और प्लॉट नंबर जो है।
अब सेक्शन नंबर 130 है पेनल्टी फॉर डिस्ट्रक्शन इंजरी और रिमूवल ऑफ बाउंड्री और सर्वे नंबर्स। तो क्या है कि अगर कोई पर्सन है वो विलफुली यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा है, इंजर कर रहा है, या विदाउट लॉफुल अथॉरिटी को रिमूव कर रहा है किसी बाउंड्री मार्क से सर्वे मार्क को जो कि लॉफुली कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो उसको यहाँ पे ऑर्डर किया जा सकता है तहसीलदार या फिर एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसके द्वारा, जो भी एम्पावर है यहाँ पे एक्ट करने के लिए, कि वो यहाँ पे पे करे फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज की, 5,000 रुपीज तक के उसको फाइन ले लिया जाएगा फॉर ईच मार्क सो डिस्ट्रॉयड, की जिस मार्क को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया है, इंजर किया गया है, रिमूव किया गया है, एज द केस में भी। जो भी ओपिनियन है यहाँ पे तहसीलदार या अदर रेवेन्यू ऑफिसर का जो भी एम्पावर्ड है यहाँ पे एक्ट करने के लिए, कि नेसेसरी है यहाँ पे डिफ्रे करने के लिए द एक्सपेंस ऑफ रिस्टोरिंग द सेम। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी पर्सन ने यहाँ पे जानबूझ के अगर डिस्ट्रक्शन किया है, इंजरी की है, रिमूव किया है यहाँ पे बाउंड्री मार्क्स को, सर्वे मार्क्स को, तो यहाँ पे वो क्या होता है कि जो तहसीलदार है या रेवेन्यू ऑफिसर है वो यहाँ पे उस पर्सन को बोल सकते हैं कि उसको फाइन देना पड़ेगा, 5,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा, जो वो एज अ फाइन होगा उस हर एक उस मार्क के लिए जो इसने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किए, इंजर किए, रिमूव किए गए हैं उसके द्वारा। और जो उनको लगता है कि जो उनके नेसेसरी होगा यहाँ पे डिफ्रे करने के लिए, जो भी एक्सपेंस हुआ है रिस्टोर करने के लिए उसका सेम, मतलब जो उस और बाकी मतलब जो एक्सपेंस होंगे, मतलब जो उनको लगता है कि जो जरूरी है रिस्टोर करने के लिए उसको सेम, मतलब जो जिस मार्क को यहाँ पे रिमूव या डिस्ट्रॉय वगैरह किया गया है उसको यहाँ पे डिफरेंट, मतलब उसको वापस से पहले ऐसा रिस्टोर करने के लिए जो एक्सपेंस उनको लगता है कि जरूरी है वो यहाँ पे रिकवर किए जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब सेक्शन 131 है राइट्स ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट इजमेंट। तो अगर कोई ऐसा यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होता है कि किस रूट से यहाँ पे जो कल्टीवेटर है उनको वो एक्सेस कर सकते हैं उनकी फील्ड और अनऑक्यूपाइड लैंड, और जो पेस्चर लैंड्स है किसी विलेज में, तो अदरवाइज देन बाय रिकॉग्नाइज्ड रोड, मतलब रिकॉग्नाइज्ड रोड को छोड़ के, पाथ को छोड़ के, कॉमन लैंड को छोड़ के, इंक्लूडिंग दूज रोड्स पाथ रिकॉर्डेड इन द विलेज एज वाजिबल एज प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 242, इसको छोड़ के, और या अदर्स or as to the source or course by which may avail himself of water or course by which he may drain water in his field, कि किस तरीके से वो अपने फील्ड वगैरह में अब वाटर वगैरह को ड्रेन कर सकते हैं। तो जो तहसीलदार हैं यहाँ पे वो यहाँ पे आफ्टर लोकल इंक्वायरी करने के बाद यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किस मैनर में, और उस मैनर किस मैनर में, और उसको मैनर जब डिसाइड कर रहे हैं उसमें रेफरेंस वो लेंगे यहाँ पे प्रीवियस कस्टम्स होंगे जो ईच केस का, मतलब जो यहाँ पे पहले से कस्टम्स वगैरह प्रिविलेंट है उस जगह पे उनको देखते हुए, और ड्यू रिगार्ड टू द कन्वीनियंस ऑफ ऑल पार्टीज जो भी कंसर्न है उनको देखते हुए यहाँ पे तहसीलदार ही डिसाइड करेंगे। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट यहाँ पे किसी रोड वगैरह से लेके, रूट वगैरह से लेके यहाँ पे राइज होता है कल्टीवेटर के द्वारा, कि वो किस तरीके से किसी अनऑक्यूपाइड लैंड को, पेस्चर लैंड को, या फिर जो अदर देन रिकॉग्नाइज रोड को छोड़ के कुछ भी पार्ट है बाजिबुलर्स वगैरह को छोड़ के यूज करेंगे, तो तहसीलदार यहाँ पे लोकल इंक्वायरी करके डिसाइड करेंगे और उसको रेफरेंस देंगे यहाँ पे प्रीवियस कस्टम्स वगैरह जो उस जगह पे चल रहे हैं और कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज को देखते हुए। अब जो तहसीलदार है वो यहाँ पे एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी यहाँ पे पास कर सकते हैं इंटरिम ऑर्डर, और ग्रांट कर सकते हैं इमीडिएट रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर जो भी है डिस्प्यूट में है अंडर सबसेक्शन 1 में। तो जो तहसीलदार है यहाँ पे इंक्वायरी करने के बाद यहाँ पे पास कर सकते हैं, कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं जो कि इमीडिएट रिलीफ देगा यहाँ पे जो भी मैटर ऑफ डिस्प्यूट है सबसेक्शन 1 में, और ही में इन हिज ओपिनियन दैट सच रिलीफ इज नेसेसरी इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। और अगर उनका यहाँ पे ओपिनियन है कि जो यहाँ पे जरूरी है यहाँ पे, तभी वो यहाँ पे देंगे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देख के, मतलब यहाँ पे जो इंटरिम ऑर्डर वो दे सकते हैं तो इंटरिम ऑर्डर देंगे तो यहाँ पे वो सबसेक्शन 1 में जो भी डिस्प्यूट है उनके लिए। लेकिन इंटरिम ऑर्डर जब भी देंगे जब उनको यहाँ पे ओपिनियन हो कि जो यहाँ पे नेसेसरी है यहाँ पे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को, और प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है सच इंटरिम ऑर्डर शैल स्टैंड वेकेटेड, और जो इंटरिम ऑर्डर है वो वेकेट हो जाएगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, 90 डेज जब खत्म हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अनलेस द वेकेटेड अर्लियर। तो जो यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर दिया गया वो 90 डेज के बाद अपने आप ही वैकेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा,
अदरवाइज अगर वो अनलेस अगर अर्लियर उनको वैकेट कर लिया गया तो और अच्छा, मतलब अगर पहले से उस ऑर्डर को, जो इंटरिम ऑर्डर पास किया गया, उसको वैकेट कर लिया गया तो वो अलग बात है। अदरवाइज वो 90 डेज के बाद तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब सेक्शन 132 रिपील कर दिया गया। सेक्शन 133 है रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो तहसीलदार है, अगर उनको यहाँ पे लगता है, उनको मतलब यहाँ पे कहीं से फाउंड हुआ, मतलब उन्होंने देख लिया कि किसी भी तरीके का एनक्रोचमेंट या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जो कि इम्पेड कर रहा है ट्री यूज को, रिकॉग्नाइज पाथ में, या पाथ जो भी इंक्लूडिंग है उस रोड या उस पाथ में जो कि रिकॉर्ड किए गए हैं विलेज में, वाजिबुल अर्ज में, या वाजिबुल अर्ज में, या फिर कॉमन लैंड ऑफ विलेज को इम्पेड कर रहा है, किसी रोड या वाटर कोर्स को, या फिर सोर्स ऑफ वाटर को, ड्रेनेज ऑफ वाटर को। और वो यहाँ पे सब्जेक्ट टू डिसीजन है अंडर सेक्शन 131 में। तो वो यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है, जो भी पर्सन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे इंक्रोचमेंट करने के लिए, मतलब कोई पर्सन यहाँ पे जबरदस्ती कब्जा कर रहा है किसी तरीके का, इंक्रोचमेंट मतलब किसी तरीके का कब्जा कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो यहाँ पे वो, या फिर ऑब्स्टेकल कर रहा है, तो वो यहाँ पे उसको फिर रिमूव किया जाएगा। तो मतलब जो भी पर्सन यहाँ पे एनक्रोचमेंट या ऑब्स्टेकल कर रहा है उसको यहाँ पे रिमूव करने के लिए बोला जाएगा। और अगर वो पर्सन यहाँ पे फेल हो जाता है कंप्लाई करने के लिए, जो भी ऑर्डर पास किया गया है सबसेक्शन 1 में, तो तहसीलदार जो है वो इस इंक्रोचमेंट को या ऑब्स्टेकल को रिमूव करवा देंगे और रिकवर करेंगे उस पर्सन से कॉस्ट ऑफ रिमूवल जो भी है। और सच पर्सन जो है यहाँ पे वो लायबल रहेगा अंडर द रिटन ऑर्डर ऑफ तहसीलदार, जो भी स्टेट किए गए हैं फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस को, यहाँ पे वो कि वो पर्सन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगी जो कि नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज होगी। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तहसीलदार को जब भी ऐसा पता चला कि एनक्रोचमेंट या ऑब्स्ट्रक्शन किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, तो सबसे पहले वो इस पर्सन को यहाँ पे एक ऑर्डर दे देंगे कि वो पर्सन जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि वो रिमूव करे उस एनक्रोचमेंट को, ऑब्स्टेकल को। अगर वो पर्सन यहाँ पे रिमूव करने में फेल हो जाता है, तो तहसीलदार जो है उसको रिमूव ऑब्स्टेकल को और उस एनक्रोचमेंट को वो खुद रिमूव करवा देंगे। और जो रिमूवल के कॉस्ट आया उसको वो पर्सन पे करेगा जिसने यहाँ पे वो एनक्रोचमेंट या ऑब्स्टेकल किया था। और साथ ही साथ उसको यहाँ पे पेनल्टी लगा दी जाएगी 10,000 रुपीज की, कि 10,000 रुपीज उसको देना पड़ेगा एज पेनल्टी। और अगर कोई पर्सन है यहाँ पे जो फेल हो जाता है रिमूव करने के लिए एनक्रोचमेंट, मतलब जो फेल हो गया यहाँ पे एनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने में, फॉर मोर देन 7 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिमूवल दे आर ऑफ अंडर सबसेक्शन 1। और सबसेक्शन 1 में वो 7 डेज के बाद भी यहाँ पे फेल हो गया, वो जो यहाँ पे सबसेक्शन 1 में जो ऑर्डर दिया गया था उसको कि वो रिमूव करना है एनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन, उसको वो 7 डेज के बाद भी यहाँ पे फेल हो जाता है ये रिमूव करने में, तो देन विदाउट प्रिजुडिस टू द पेनल्टी एज में बी इम्पोज अंडर सबसेक्शन 2। जो सबसेक्शन 2 में उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है, उसके अलावा जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो यहाँ पे उसको कॉज कर सकता है टू बी एप्रीहेंडेड, मतलब उसको यहाँ पे एक तरीके से डिटेन करके रख लिया जाएगा, मतलब उसको जेल भेज दिया जाएगा। एंड शैल सेंड हिम विद अ वारंट टू बी कन्फाइंड इन अ सिविल प्रिजन, मतलब सिविल प्रिजन में उसको कन्फाइन करके रख लिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 15 days इन केस द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि तहसीलदार का जो ऑर्डर है उसमें वो उसको जो यहाँ पे पेनल्टी दी गई है यहाँ पे सबसेक्शन 2 में 10,000 रुपीज की, उसको तो लिया ही जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे फेल हो जाता है 7 डेज के बाद भी, अगर मतलब उसको एनक्रोचमेंट रिमूव करने का ऑर्डर दिया गया था और 7 डेज बीत जाने के बाद जो है सब डिवीजन ऑफिसर जो है वो उसको सिविल प्रिजन में भी भेज सकते हैं। उस सिविल प्रिजन में भेजेंगे कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए भेजेंगे, अगर जो उसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिमूवल और ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। और अगर उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है तो 6 मंथ इन केस ऑफ सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑर्डर ऑफ रिमूवल और एनक्रोचमेंट ऑफ और ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर उसने फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे किया है तो उसको 15 डेज तक के लिए भेज सकते हैं, और अगर सेकंड या सब्सिक्वेंट कर रहा है तो उसको फिर कितने दिन के लिए भेजेंगे, तो उसको 6 मंथ के लिए भेज सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच एक्शन अंडर सबसेक्शन shall be taken unless issue a notice is issued calling upon such person to appear before सब डिविजनल ऑफिसर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक्शन लेकिन सबसेक्शन का तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक उस पर्सन को एक नोटिस नहीं दिया जाता और उस पर्सन को यहाँ पे बुलाया नहीं जाता सब डिविजनल ऑफिसर के पास।
ऑन डे स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो उस नोटिस में यहाँ पे डे स्पेसिफाई किया जाएगा किस दिन पे उसको यहाँ पे एसडीएम के एसडीओ के पास आना है, मतलब सब डिविजन ऑफिसर के पास आना है। और उसके बाद वो शो कोस करेगा कि वाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू सिविल प्रिजन, और उससे ये पूछा जाएगा कि उसको यहाँ पे सिविल प्रिजन में क्यों ना भेजा जाए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सब डिविजन ऑफिसर में order the release of such person from the detention before the expiry of the period mentioned in the warrant। तो जो सब डिवीजन ऑफिसर हैं वो यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, उस पर्सन को रिलीज भी कर सकते हैं जिस पर्सन को यहाँ पे डिटेन किया गया है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड मेंशन। जो वारंट में पीरियड मेंशन था उसके पहले भी सब डिवीजन ऑफिसर जो हैं वो चाहे तो उसको रिलीज कर सकते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो एनक्रोचमेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको रिमूव कर लिया गया है, अगर वो ये सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर provided also that no woman shall be arrested or detained under this section। तो इस सेक्शन में एक बात और बताई गई है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की से वुमेन को यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही डिटेन किया जाएगा। इस सेक्शन में हम सीपीसी में भी पढ़ते हैं, तो हमें पता ही है कि सीपीसी में वुमेन को यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया था। तो सेम इसी तरीके से कि वुमेन को यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा इस सेक्शन में। जब हम यहाँ पे अटैचमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट वगैरह जब सीपीसी में देखते हैं, मतलब सीपीसी में भी अरेस्ट एंड डिटेंशन होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि वुमेन को जनरली अरेस्ट नहीं किया जाता। सीपीसी की बात कर रहा हूँ मैं। सीपीसी में अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो अटैचमेंट एंड उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है उसमें हमने देखा है। तो वैसे यहाँ पे कि किसी तरीके से वुमेन को यहाँ पे अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जा सकता इस सेक्शन में। फिर सेक्शन 134 है एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम रिपीटिशन ऑफ सर्टेन एक्ट। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है जिसने यहाँ पे एनक्रोच किया है या फिर कॉज किया है किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन अंडर सेक्शन 131, 132, 133 में, तो उसको यहाँ पे रिक्वायर किया जा सकता है तहसीलदार के द्वारा कि वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा एक पर्सनल बॉन्ड को फॉर अ सम नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा, जो भी उनको ठीक लगता है, फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम रिपीटिशन ऑफ सच एक्ट, जिससे यहाँ पे इसको रोका जाएगा, एब्सटेन किया जाएगा फ्रॉम द रिपीटिशन ऑफ सच एक्ट। उस एक्ट को यहाँ पे रिपीट करने से उसको रोका जाए, इसलिए यहाँ पे एक बॉन्ड उससे लिया जा सकता है जो कि नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, जो कि 5,000 रुपीज से ज्यादा का ना होगा, मतलब ज्यादा का नहीं होगा, उससे यहाँ पे ये बॉन्ड लिया जा सकता है, जिससे उसको रिपीटेशन ऑफ क्या कहते हैं, एक मिनट, जिससे उसको प्रिवेंट किया जाए, एब्सटेन किया जाए यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ एक्ट करने से। फिर सेक्शन नंबर 135 है एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर रोड, पाथ एक्सेट्रा। तो अगर कोई ऐप में एप्लीकेशन कर रहा है ऑफ द विलेजर्स, मतलब इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ विलेजर्स हैं या फिर अदरवाइज जो है, अगर कलेक्टर को यहाँ पे आफ्टर इंक्वायरी अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि एक्सपीडियंट है यहाँ पे कि एक्वायर किया जाए एनी लैंड फॉर द पर्पज ऑफ जो कि प्रोवाइडिंग है यहाँ पे रोड, जो कि नॉट एक्सीडिंग 10 फीट, मतलब 10 फीट से ज्यादा उसकी वेट नहीं होगी, कार ट्रैक और पाथ के लिए, फॉर द यूज ऑफ विलेज कम्युनिटी इन सच विलेज, मतलब कि उस विलेज की कम्युनिटी उस विलेज में वो यूज कर पाए। इट में कॉल अपॉन द रेसिडेंट ऑफ द विलेज टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। तो वो यहाँ पे उन विलेज के रेसिडेंट्स को यहाँ पे बुलाएगा कि वो यहाँ पे आए और अपने कंपनसेशन पे करें उसके लिए, जो भी पेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड, जो भी सबसेक्शन 3 में वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड में। एंड ऑन सच डिपॉजिट, जैसे ही वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं वो अमाउंट, तो जो कलेक्टर है वो ऑर्डर पब्लिश करेगा इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर में और एक्वायर करेगा उस लैंड को। एंड अपॉन मेकिंग सच ऑर्डर, जो लैंड जो है वो शैल वेस्ट एब्सोल्युटली ऑन इन द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पे वो लैंड वेस्ट हो जाएगी उसके बाद। और मतलब जो कलेक्टर जो है जब उन्होंने यहाँ पे कंपनसेशन पे कर दिया उसके बाद जो ऑर्डर यहाँ पे पब्लिश कराएगा यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, उसके बाद वो एक्वायर कर लेगा वो लैंड को, जो भी है उस ऑर्डर में, जो उस ऑर्डर को बनाने के बाद, और जो लैंड जो है फिर वो एब्सोल्युटली वेस्ट किस में हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट में हो जाएगी। और जो पर्सन यहाँ पे क्लेम कर रहा है एनी इंटरेस्ट इन सच लैंड, उस लैंड में कोई पर्सन यहाँ पे कोई इंटरेस्ट अगर क्लेम कर रहा है विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वेस्टिंग अंडर सबसेक्शन 1, तो वो एक साल के अंदर, मतलब जब भी उस ऑर्डर को यहाँ पे वेस्ट किया गया है उसके एक साल के अंदर, जो कि सबसेक्शन 1 में दिया गया है, मे मेक एन एप्लीकेशन टू कलेक्टर फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो वो अपने इंटरेस्ट के मतलब जो उसका लैंड था उसमें वो अपना क्या कहते हैं कंपनसेशन मांग सकता है, जो भी उसकी इंटरेस्ट में लैंड थी
उसके लिए वो यहाँ पे कंपनसेशन डिमांड कर सकता है कलेक्टर से, लेकिन विद इन 1 ईयर जब भी वो यहाँ पे ऑर्डर पास किया गया है सबसेक्शन 1 में। और जो कंपनसेशन पेबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड शैल बी 15 टाइम्स द लैंड रेवेन्यू असेस्ड और असेसेबल देयर ऑन। और जो कंपनसेशन होगा वो कितना होगा, तो कंपनसेशन जो यहाँ पे पे किया जाएगा उस पर्सन को वो 15 टाइम्स होगा लैंड रेवेन्यू जो भी असेस किया गया है या असेसेबल है उसका, उसका 15%, सॉरी 15 टाइम्स होगा, मतलब 15 गुना होगा उसका कंपनसेशन। मतलब उसका कंपनसेशन क्या पे किया जाएगा, तो जो उसका लैंड रेवेन्यू होगा उसका 15 गुना यहाँ पे दे दिया जाएगा, 15 टाइम्स दे दिया जाएगा जो भी असेस है या फिर असेसेबल है उससे रिलेटेड। फिर सेक्शन 136 जो है वो रिपील हो चुका है। तो आज हमारा सेक्शन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ओ, सेक्शन नंबर 10 नहीं, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।